नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का मोटो एजुकेशन यूट्यूब स्टडी चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के इकाई संख्या 1 की ईंट मनके तथा अस्थियाँ। इस ईंट मनके तथा अस्थियाँ इस सेशन में हम पहले भी एक कक्षा ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने हड़प्पा मुहर, कृषि तथा जलाशय आदि की चर्चा की थी। और इस सेशन को अब आज हम आगे बढ़ाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय बस्ती दो भागों में विभाजित थी। एक बस्ती छोटे लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। मतलब कि यहाँ पे दो प्रकार के टीले थे, दुर्ग टीला या जिसे पश्चिमी टीला भी कहा जाता था, और एक पूर्वी टीला। दुर्ग टीला आकार में छोटा था, जबकि पूर्वी टीला क्षेत्रफल आकार में बड़ा था। धोलावीरा तथा लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, लोथल स्थलों पर बस्ती किलेबंद थी। दुर्ग टीला तथा पूर्वी टीला में मुख्यतः अंतर क्या थे? दुर्ग टीला पूर्णतः दुर्गीकृत था, जबकि पूर्वी टीला दुर्गीकृत प्लस अदुर्गीकृत था। दुर्ग टीला में राजा और मंत्री रहा करते थे, यानी कि इसमें पूर्णतः राज परिवार निवास किया करता था, जबकि पूर्वी टीला में आम जनता। दुर्ग टीला में घर पक्के तथा बड़े हुआ करते थे, जबकि पूर्वी टीला में घर छोटे तथा कच्चे हुआ करते थे। दुर्ग टीला में सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया जाता था, जबकि पूर्व टीला में आवासीय भवनों का निर्माण किया जाता था। दुर्ग टीला दुर्गीकृत था, जबकि पूर्व टीला दुर्गीकृत प्लस अदुर्गीकृत था। दुर्ग टीला क्षेत्रफल में छोटा था, लेकिन इसमें फिर भी घर बड़े तथा पक्के हुआ करते थे, जबकि पूर्वी टीला क्षेत्रफल में बड़ा, फिर भी घर इसमें कच्चे तथा छोटे हुआ करते थे। संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी, जिस वजह से यह दुर्ग ऊंचाई पर स्थित हुआ करते थे। दुर्ग दीवार से घेरा गया, मतलब जो पश्चिमी टीला यानी कि दुर्ग टीला कहते हैं, जिसे वो किससे घेरा गया? पूर्णतः दीवार से घेरा गया, जो निचले शहर यानी कि पूर्व टीला से अलग था। चबूतरों के बनने के बाद शहर का भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्रफल तक सीमित था। मतलब जितना भी शहर का निर्माण कार्य था वो एक चबूतरे के निश्चित क्षेत्रफल तक सीमित था। ईंटें निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4:2। निर्माण ईंटों का निर्माण था जो धूप में पकाकर या भट्ठी में पकाकर किया जाता था। इस सभ्यता के दौरान घरों से ढकी हुई नालियां निकलती है। मतलब कह सकते हैं कि ये सभ्यता सफाई के ऊपर विशेषतः ध्यान दिया करती थी। ये नालियां सिंधु नदी में जाती थी। मतलब इन नालियों से जो कचरा होता था वो सिंधु नदी में जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के समय हमने दो नदियों की चर्चा की थी, एक सिंधु तथा एक सरस्वती। सिंधु प्रमुख नदी थी, जबकि सरस्वती इनकी पवित्र नदी थी। इनमें कुछ दूरी पर गड्ढे होते थे। मतलब ये जो चित्र दिख रहा है इसमें देखिए कि ये नाली है जिसके अंदर कुछ दूरी पर गड्ढे निर्मित है। इन गड्ढों के अंदर मतलब जो भारी कचरा जो है वो फंस जाया करता है, जिनकी बाद में सफाई कर दिया जाती थी, और सफाई कर्मी बाद में उसे साफ कर देते थे। ऐसा सिंधु नदी को दूषित होने से बचाने के लिए किया जाता था। मतलब जो ये गड्ढे, इनके अंदर भारी कचरा एकत्रित हो जाता, नीचे बैठ जाता, जिससे सफाई कर्मी ने बाद में साफ कर दिया करते थे, जिससे सिर्फ सिंधु नदी में इन नालियों का पानी जाया करता था। सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड पट्टी में बनाया गया था। मतलब जो कि ये सड़कें तथा नालियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था, तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक है। मतलब घर है, उनको अगर नालियों से जोड़ना था तो जरूरी था कि उनके घर की एक दीवार नाली से सटी हो। गृह स्थापत्य कला। मोहनजोदड़ो का निचला शहर, मतलब निचला शहर यानी कि जिसे हम पूर्वी टीला भी कह देते थे। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करते, मतलब जो कि उसमें मतलब आवासीय भवनों का अधिकतर निर्माण था, जबकि पश्चिमी टीला यानी कि दुर्ग टीला उसके वो क्या था? सार्वजनिक भवनों का निर्माण था इसमें, और जबकि निचले शहर में आवासीय भवनों का निर्माण था। आंगन पर केंद्रित था। मतलब जो मोहनजोदड़ो का आवासीय भवन था वो किस पर केंद्रित था? आंगन पर केंद्रित था। चारों ओर कमरे बने थे।
आवासीय भवन में क्या थे, आंगन पर केंद्रित था, चारों ओर कमरे बने थे, खाना पकाने और कताई करने का केंद्र। मतलब जो आंगन था वो किसका केंद्र था, खाना पकाने और कताई करने का कार्य। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके समय जो मकान बने हुए थे, घर बने हुए थे, उनके अंदर क्या थी, भूमि तल पर खिड़कियां नहीं थी। मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। मतलब जो इनका मुख्य भाग था, घर का एंट्री पॉइंट था, उधर से आंगन का अवलोकन नहीं हुआ करता था। मतलब देखिए जैसे इनका ये घर है, ये इनका एंटर पॉइंट है, यहाँ से इस पार्ट का अवलोकन नहीं हुआ करता था आंगन का। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता है। मतलब इनका एक विशेषतः स्नान घर भी हुआ करता था। नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। मतलब नालियाँ थी वो दीवार के माध्यम से सड़क से जुड़ी हुई थी। मतलब ये पहले कहा गया था कि जो घर की नालियों को मुख्य नाली से जोड़ने के लिए उनका एक दीवार का नाली से सटा होना आवश्यक था। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाए गए सीढ़ियों के अवशेष मिले। मतलब इनमें सीढ़ियों के भी अवशेष मिले थे, मतलब घर के दूसरे तल पे जाने के लिए। कई आवासों में कुएं थे। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे साक्ष्य मिले जिनका प्रयोग मतलब विशिष्ट सार्वजनिक, मतलब किसी खास सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। माल गोदाम, जिसे विशाल अन्नाघर भी कहा जाता था। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। माल गोदाम रावी नदी के समीप छः की कतार में कुल 12 भवन मिले हैं, जिनमें प्रत्येक भवन की लंबाई 50 फीट तथा चौड़ाई 20 फीट है। इन अन्नागारों के पीछे की तरफ, मतलब ये जो ये क्षेत्र है इन अन्नागारों के पीछे की तरफ है, गोल चबूतरे में ओखलियाँ, मतलब ये जो गोल चबूतरे इनमें क्या थी, ओखलियाँ बनी हुई है। इन चबूतरों के दक्षिण में 2 कमरे में, मतलब इन चबूतरे के जो दक्षिण है ये चबूतरे इनके दक्षिण में 2 कतारों में, ये 2 कतारें हैं, इनके अंदर 15 छोटे भवन बने हुए हैं जिन्हें श्रमिक आवास कहा गया। मतलब इनके श्रमिक के रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। माल गोदाम अनाज का गोदाम या भंडार भी कहते हैं, जिसे हड़प्पा नगर से मिले। मोंटगोमरी जिला पंजाब, मतलब जो ये माल गोदाम के साक्ष्य कहाँ से मिले, मोंटगोमरी जिला पंजाब, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान का क्षेत्र है, रावी नदी के तट पर। विशाल स्नानागार, मार्टिन विल्लर नाम के एक पुरातत्वविद, उनके अनुसार ये विशाल स्नानागार, उन्होंने इसे पवित्र या धार्मिक जलकुंड कहा। विशाल स्नानागार चारों ओर से एक गलियारे से घिरा, मतलब ये चारों ओर से क्या हुआ है, एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने हेतु जलाशय के मतलब जो इसके तल तक जाने के लिए उत्तर तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। तीनों और कक्ष निर्मित, एक में बड़ा कुआं, मतलब जो तीनों कक्ष थे इनमें क्या था, एक में बड़ा कुआं था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी। मतलब जो इसकी उत्तरी दिशा थी उधर क्या गली में एक छोटी संरचना थी जिनमें 8 स्नानागार थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार थे। मतलब एक गलियारा, उसके दोनों ओर क्या थे, 4-4 स्नानागार थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने नाले में मिलती थी। मतलब जो स्नानागार थे उनकी प्रत्येक की नालियाँ एक नाले से मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार का विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। मतलब जो इनकी मतलब जो ये स्नानागार था इसकी गहराई कितनी थी, 8 फीट गहरे। समाधान, 3 प्रकार के समाधान का वर्णन है, जबकि हमारे एनसीईआरटी में पूर्णतः ये बता नहीं रखा कि कितने प्रकार के। पूर्ण समाधान, पूर्ण मृत शरीर को गाड़ना। आंशिक समाधान, व्यक्ति को जलाया व हड्डियों को कलश में लेकर गाड़ दिया। दाह संस्कार,
अग्नि में समर्पित या जलाना। मतलब समाधान कितने प्रकार के थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय? 3 प्रकार के, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। पूर्ण समाधान के अंतर्गत पूर्ण शरीर मृत शरीर यानी कि डेड बॉडी को गाड़ा जाता था जमीन के अंदर, जबकि आंशिक समाधान